इतना जरूर कहना चाहेंगे कि ये झारखंड के आंदोलनकारियों के लड़ाई का जो सपना था ना जी, उसका तिरस्कार कर रहे हैं हेमंत सोरेन और यहाँ सरकार के अंदर में जो बैठे गठबंधन के लोग हैं। झारखंड के लोगों के झारखंडी संघर्ष का तिरस्कार है। सबसे बड़ा तिरस्कार माननीय दिसुम गुरु शिबू सोरेन के सपनों का तिरस्कार है। चूंकि हेमंत सोरेन उसके सुपुत्र हैं, वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, जमीन की लूट में हिस्सेदार बन रहे हैं अगर, तो ये उन्हीं के पिताजी दिसुम गुरु शिबू सोरेन के सपनों का ही तिरस्कार कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं उनके सपनों को। जो अपने पिताजी के सपनों को अपमानित कर सकता है, उसके अंदर में क्या भावना होगी, क्या भावना हो सकती है? उसके अंदर में तो कोई भावना ही नहीं है। और हम लोग बार बार कहते हैं कि शिबू सोरेन ने आंदोलन किया, इसीलिए उनका आज सम्मान है। सब भी सम्मान करते हैं, हम भी सम्मान करते हैं। उन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी, उन्होंने मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ी, कॉर्पोरेट के साथ लड़ाई लड़ी, गरीबों के लिए, कॉर्पोरेट के लिए नहीं था। कॉर्पोरेट के खिलाफ उसका आंदोलन गरीबों के लिए था, इसीलिए सम्मान है उनका आज। तो उनका जो सुपुत्र है, उनके ही सम्मान को धूमिल करने में लगा हुआ है। उनकी लड़ाई के विपरीत वो ऐसा काम कर रहा है जिसके लिए, जिसके खिलाफ उनके पिताजी लड़ा करते थे। जमीन लूटो आंदोलन शिबू सोरेन ने तो नहीं किया कभी, लेकिन उसका पुत्र आज जमीन लूटने वालों को सह देकर उसमें भागीदार बनने का ही मतलब है जमीन लूटो आंदोलन का को सह दे रहे हैं हेमंत सोरेन। इंडस्ट्री के साथ लड़ाई लड़ी, खनन के लिए अपने हक को लेकर लड़ाई लड़ी, तब आज उनका सम्मान है एक दिसुम गुरु के रूप में। हेमंत सोरेन कभी आंदोलनकारी नहीं रहा, हेमंत सोरेन कभी आंदोलनकारी नहीं रहा। उनको शिबू सोरेन के बेटे के रूप में विरासत में ये सत्ता मिली, इसीलिए उनके दिल में ऐसी कोई भावना नहीं जागृत होती है गरीबों को देखकर, आदिवासियों को देखकर। ये सिर्फ वो जो बोलते हैं ना हम लोग बाजार में ताबीज बेचने वाला है ना, तो डुगडुगी बजाता है, ताबीज बेचता है और तुरंत निकल लेता है पैसा उठा के। यही काम हो रहा है सरकार में, डुगडुगी बजाओ, जमा करो, पैसे बांटो और चुनाव में वोट जीत के आए। आपको रेवेन्यू चाहिए तो आप गाँव गाँव दारू दुकान खुलवा देंगे क्या? आप प्राइवेट टेंडर दे देंगे, लो दारू बेचो। तो क्या चाहती है सरकार? राज्य का विकास कैसे होगा, उसके बारे में क्या नजरिया है? एक बड़ा सवाल आज हम लोग। दारू पीने की नीति को एक दिन में पास करते हो, और जो नीति आदिवासियों से जुड़ा हुआ है, उसके पूरे जीवन से जुड़ा हुआ है, उसके भविष्य, उसके अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास से जुड़ा हुआ है, उस कानून पर ध्यान नहीं देते हो। तो आपके लिए दारू का नीति प्राथमिक है और पेशा कानून सेकेंडरी है। ये बहुत ही खतरनाक, बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। और ये लोग कॉरपोरेट के हाथों खेल रहे हैं, ये प्रूफ हो गया। हम तो उनको कहना चाहते हैं जिन लोगों ने 1996 में पेशा कानून बनाया, आज वो झारखंड की सत्ता पर बैठे हैं, उनको इतना समय क्यों लग रहा है पेशा कानून को जमीन पर लागू होने के लिए? तो देखिए, जो लोग अपने हित के लिए राजनीतिक मैदान में आते हैं, वो तो उसके लिए कुछ भी करना पड़े करेंगे। लोगों को ठगेंगे, बरगलाएंगे, पैसे बांटेंगे, पैसे खिला के लोग कमजोर करेंगे। लेकिन जनता को जागरूक होना बहुत जरूरी है। उसको अपने वोट की कीमत समझना जरूरी है कि हमारे वोट से इतनी बड़ी सरकार बनती है, इतना बड़ा सिस्टम चलता है, और उसके बाद उस सिस्टम में हमारी कोई कीमत नहीं है। ये जागरूकता जनता के अंदर में लाने की जरूरत है कि हमारे वोट की कीमत हमको जानना है कि भाई हमारी सरकार है, हमारे वोट के बल पर है, काम नहीं करेगी, हमको इस सरकार की जरूरत नहीं है। ये जागरूकता जिस दिन आ जाएगी, जनता 5 साल क्यों इंतजार करेगी? जनता तो 2 साल 3 सालों में सरकार को बर्खास्त कर देगी। इसीलिए बीच बीच में राइट टू रिकॉल की मांग उठती है, जिसको हमने जनप्रतिनिधि बनाया। ये कानून बनना चाहिए। अगर जनप्रतिनिधि नहीं काम करता हो, वो हमारे हित के अनुरूप नहीं आगे चलता हो, तो राइट टू रिकॉल, हमको उसको वापस करने का अधिकार मिले।
क्या इसके लिए क्या सड़कों पर उतरेंगे तो इस तरीके का हो सकता है? एकदम हो सकता है, सब कुछ आंदोलन से होता है। हम जिस दिन मांग रखने लगेंगे कि भाई हमको धोखा हो रहा है हमारे साथ में, लोग धोखा देके चुनाव जीतते हैं, चुनाव जीतने के बाद हमारी बातों का संज्ञान कोई नहीं लेता है। कानून बने कि अगर हमारा नेता बेईमान होता है, अगर हमारा विधायक प्रतिनिधि या विधायक बेईमान होता है, तो हम उसको टर्म जो कार्यकाल है उसके बीच में भी उसको वापस बुला सकते हैं। ये कानून देश के अंदर में बनना चाहिए, ये मांग हमारी उठनी चाहिए। आप अपने घमंड में चूर हैं, हमारी बहुमत की सरकार है, घमंड में आप चूर हैं, आप बात करने की कोई संवाद कायम आप नहीं करते हैं, समस्याओं को सुलझाने के लिए लोगों के साथ बैठते नहीं हैं। ये आपका घमंड है, आपकी तानाशाही है, ठीक है। और ये तानाशाही जनता के सामने नहीं चलती है लंबे समय तक। अच्छे अच्छे लोग उखड़ गए, आपके पहले ही जो सरकार थी वो आपसे मजबूत लोग थे, उखड़ गए लोग, जनता ने जनादेश नहीं दिया उनको। तो जनता जानती है, पकड़ रही है जनता कि आप तानाशाह हैं, आपके अंदर में आदिवासियों के प्रति कोई स्नेह नहीं है, उनके समस्याओं के प्रति कोई आपका चिंतन नहीं है। तो आपको जनता देख रही है। और इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि जो भी अधिकारी आज प्रखंडों में, अंचलों में बैठे हैं, उनके ऊपर सरकार का खुला हाथ है कि जितना हो सके लूट लो और उसका हिस्सा हमको दे दो। तो ये हिस्सेदारी की बात, जमीन लूट की बात सरकार अधिकारियों की मिली भगत से हो रही है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। इसीलिए जनता को अपने हाथों में कमान तो लेना ही पड़ेगा। लगेगा कि हम, लेकिन संविधान तोड़ कौन रहा है? हम थोड़ा सा अपने हाथों में कानून ले लिए तो हम हो गए कानून के खिलाफ, और आप पूरा का पूरा संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो आप गलत नहीं हैं। तो आप पहले संविधान तोड़ रहे हो, तब जनता कानून तोड़ रही है। तोड़ना पड़ेगा, अपने हाथों में लड़ाई का कमान लेना पड़ेगा, और अपने गांवों की सुरक्षा के लिए गांवों में सुरक्षा कवच अपना बनाना पड़ेगा, ताकि गांव से हमारा बालू ना जाए, गांव का रिसोर्सेज का शोषण ना हो, जंगल का रिसोर्सेज ना लूटा जाए। ये तो ग्राम सभा को अपनी ताकत बनानी पड़ेगी। दोनों बातें हैं। वैसा कानून लागू होगा तो वो खुद ब खुद मजबूती से इम्प्लीमेंट उसका नहीं हो पाया, जब तक गांव के लोग अपने आप को मजबूत नहीं करते हैं। आज भी वह नहीं लागू होगा, अपने हाथों में कमान लेकर उसका कंट्रोल लेना पड़ेगा, उसके अनुसार अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा गांव के लोगों को। जब अलग राज्य की लड़ाई शुरू हुई तो ये बात आई कि बिहार के लोग शोषण कर रहे हैं, शोषण कर रहे थे, जायज सी बात थी। शोषण कई मामलों में, आरक्षण के सवाल पर, रोजी रोटी के सवाल पर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सवाल पर एक तरफा व्यवहार किया जाता था झारखंड के लोगों के साथ में, तो वो एक शोषण था। और हमारी धरती पर सारा कुछ माइंस और मिनरल्स और उसका लाभ कोई दूसरे लोग ले रहे थे, हमको उसका लाभ नहीं मिलता था। तो रोजगार भी नहीं, राज्य की लड़ाई की बुनियाद थी ये बातें। लेकिन उसको आज याद करेंगे अगर, तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि कोई दूसरा हमारा शोषण कर रहा है। हमारा शोषण हमारे ही सरकार में बैठे हमारे ही नेता कर रहे हैं, हमारे ही नेता कर रहे हैं, कोई दूसरा अब नहीं है। हमने स्पष्ट, हम लोग जानते हैं 1907 में टाटा कंपनी बनी, 1903 में CNT एक्ट बन चुका था, लेकिन वो लागू हुआ 8 में। क्यों? टाटा कंपनी को ज़मीनें देने का रास्ता साफ करना था। CNT एक्ट के तहत आदिवासी ज़मीनों को लेने में रुकावट है, तो CNT एक्ट एक्शन में ना आए, उसके चलते कोई बाध्यता उत्पन्न ना हो, इसीलिए टाटा कंपनी को CNT एक्ट को 1908 में लागू किया गया, संविधान में डाला गया, लेकिन लागू किया गया 1908 में। उसी प्रकार से और जो जितने सारे कानून है, पेशा कानून की तो बात करते करते हम लोग थक गए। सरकार के दिमाग में, भेजा में सरकार के दिमाग में ये बातें क्यों नहीं घुस रही है, उसी से शंका उत्पन्न होती है। मैं ये कहता हूँ कि अलग राज्य की लड़ाई लड़ते लड़ते 50-60 साल गुजर गए, करीब करीब 2 पीढ़ियाँ, 30 साल में एक पीढ़ी का कार्यकाल खत्म होता है, 2 पीढ़ी समाप्त हो गई। अब तीसरी पीढ़ी अभी जो है
वो है, और चौथी पीढ़ी आने वाली है। तीसरी पीढ़ी का भी समय खत्म होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसके बाद पेशा कानून की अगर हम बात करें तो 96 के बाद 29 साल, कम नहीं होते हैं 29 साल। जोहार, आप देख रहे ट्राइबल न्यूज भारत। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और अलग झारखंड राज्य का आंदोलन करने वाले और अलग राज्य में अपना अहम योगदान देने वाले प्रभाकर तिर्की जी। पहले दादा जोहार रहेगा। जोहार जोहार जोहार। खासतौर पे अलग राज्य जब झारखंड बिहार राज्य था उस समय इन्होंने कई आंदोलन किए और लंबी लड़ाई ही कह सकते हैं, अपने हक की लड़ाई, अपने झारखंड के आदिवासी मूलवासियों की अस्मिता की और पहचान की लड़ाई, और उसको लेकर एक पार्टी का भी गठन किया गया था, आसू पार्टी, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। खासतौर पे संस्थापक के तौर पर जाने जाते हैं। इन्हीं लोगों ने किया था, इन्होंने ही किया था। इसलिए ये बहुत दिलचस्प है और जानना ये बहुत जरूरी है कि वर्तमान में अलग झारखंड राज्य तो बन गया, लेकिन क्या कुछ उन सपनों को यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के हित में कितने नीति नियम बन रहे हैं या क्या कुछ सरकार का रवैया रहा है, हम लोग सीधे जुड़ेंगे। और एक बार जोहार रहेगा। जोहार। हम लोग पहले शुरुआत करेंगे क्योंकि झारखंड में कई कानून हैं, सीएनटी कानून है, आपका संथाल तरफ जाएंगे तो एसपीटी कानून है और 5th शेड्यूल है। इतने कानून रहने के बावजूद आदिवासी कह रहे हैं कि हमारी जमीन लूटी जा रही है, बाहर के लोग लूट रहे हैं। तो क्या कहेंगे, ये बाहर के लोग लूट रहे हैं या फिर क्या कहेंगे, इसके पीछे कौन लूट रहा है? देखिए, जब राज्य की लड़ाई चल रही थी तो एक नैरेटिव तय किया गया था कि हमारा शोषण हो रहा है और बिहार के लोग शोषण कर रहे हैं, इसीलिए बिहार से झारखंड को अलग होना जरूरी है। एक तो बृहद झारखंड की बात आ रही थी, वो कल्चरल झारखंड हमारा था, उड़ीसा को लेके, मध्य प्रदेश को लेके, पश्चिम बंगाल के हिस्सों को लेके, झारखंड को लेके एक बृहद झारखंड की बात आ रही थी। उसका एक नजरिया था, वो था कल्चरल झारखंड। अंग्रेजों के समय में जो साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बना था, वो कल्चरली जो ट्राइबल पॉपुलेशन था, जो उतने बड़े एरिया में रहते थे, उनके लिए ये साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था। उसी को बाद में हमारे आंदोलनकारी पुराने लोगों ने बृहद झारखंड का एक की अवधारणा बनाई थी। दुर्भाग्य से बृहद झारखंड का सपना नहीं हुआ, लेकिन अलग राज्य की बात आई। जब अलग राज्य की लड़ाई शुरू हुई तो ये बात आई कि बिहार के लोग शोषण कर रहे हैं। शोषण कर रहे थे, जायज सी बात थी। शोषण कई मामलों में, आरक्षण के सवाल पर, रोजी रोटी के सवाल पर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सवाल पर एक तरफा व्यवहार किया जाता था झारखंड के लोगों के साथ में, तो वो एक शोषण था। और हमारी धरती पर सारा कुछ माइंस और मिनरल्स और उसका लाभ कोई दूसरे लोग ले रहे थे, हमको उसका लाभ नहीं मिलता था। तो रोजगार भी नहीं, राज्य की लड़ाई की बुनियाद थी ये बातें। लेकिन उसको आज याद करेंगे अगर, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई दूसरा हमारा शोषण कर रहा है। हमारा शोषण हमारे ही सरकार में बैठे हमारे ही नेता कर रहे हैं, हमारे ही नेता कर रहे हैं, कोई दूसरा अब नहीं है। इसीलिए गलत फहमी में अब नहीं रहना चाहिए कि हमारा कोई दूसरा शोषण करने वाला है। हम शोषित हो रहे हैं अपनी ही सरकार के जरिए। आज ये पिछले 25 सालों में ये तय हो गया है, 25 सालों में ये एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया है, ये दिख गया है कि हमारा शोषण हमारे ही नेताओं के जरिए। आप गणना करें, पूरे 25 सालों के कार्यकाल में सिर्फ एक मुख्यमंत्री रघुवर दास को छोड़कर, जी, नॉन ट्राइबल, बाकी पूरे के पूरे मुख्यमंत्री आदिवासी रहे। 28 सीटों में जो आदिवासी लीडर चुने गए, चाहे वो बीजेपी से चुना गया, चाहे वो जेएमएम से चुना गया, कांग्रेस से चुना गया, 28 लोग हमारे जनप्रतिनिधि बनकर विधानसभा में गए। किसी भी सरकार में आदिवासी मुद्दों पर कभी भी गंभीरता से चर्चा नहीं हुई। हमारे मुद्दे सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, पुल पुलिया, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, स्वास्थ्य, ये हमारा मुद्दा है जरूर, लेकिन हमारे जो बुनियादी सवाल हैं अलग राज्य के, वो दूसरे हैं।
बुनियादी सवाल क्या है कि झारखंड राज्य से बहुत बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। उसको रोकने के लिए सरकार को उनके रोजगार की व्यवस्था करनी है, उसके लिए ठोस नीति बनानी है। और ठोस नीति के रूप में स्थानीय नीति की बात सामने आई है। इसी स्थानीय नीति को लेकर हेमंत सोरेन ने अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री पद से हटा के खुद मुख्यमंत्री बनकर बैठे थे कि स्थानीय नीति हमको बनाना है। कहाँ गया स्थानीय नीति? दूसरा सवाल, संवैधानिक मुद्दे। आज पेशा का सवाल संवैधानिक सवाल है, सीएनटी एक्ट का सवाल संवैधानिक सवाल है, 5वीं अनुसूची का सवाल संवैधानिक सवाल है, मातृभाषाओं के पठन पाठन का सवाल संवैधानिक सवाल है। तो संविधान का उल्लंघन कौन कर रहा है? सरकार में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। अभी थोड़े दिनों पहले कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली निकाली। क्या पर्पस था उसका? आप झारखंड के संदर्भ में संविधान बचाओ की जब बात आती है तो 5वीं अनुसूची की बात आएगी जी। आप खुद बताइए कि आपके लंबे 70 साल के कार्यकाल में 5वीं अनुसूची के इम्प्लीमेंट पर क्या किया गया? आप खुद बताइए कि 27 साल 29 साल हो गए पेशा कानून बने हुए और झारखंड में 25 साल हो गए। आपने कानून बनाया, कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली में बैठकर कानून बनाया था 1996 में। आज झारखंड में आपकी सरकार है, 25 सालों में ये क्यों नहीं कानून लागू हुआ? मातृभाषा आजादी के बाद से ही संविधान के अंदर में उसको डाला गया कि आदिवासियों की मातृभाषाओं के माध्यम से उनका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए स्कूलों में, प्राथमिक विद्यालयों में, वो मातृभाषा होनी चाहिए। संवैधानिक इशू है। संविधान को लेकर जो मुद्दे हैं, मातृभाषा की पढ़ाई आज किसी स्कूल में नहीं होती है। प्राथमिक स्तर पर जहाँ मुंडा पढ़ते हैं वो हिंदी में पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, मातृभाषा गायब है। कुड़ुक भाषा की पढ़ाई नहीं होती, हो भाषा पढ़ाई नहीं होती, संथाली नहीं इसी तरीके से जो हमारे आदिवासी मातृभाषाएं हैं आज तक स्कूलों में हम कहें तो 70 सालों के बाद भी झारखंड में आदिवासी की अपनी मातृभाषाओं पर किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया। स्कूलों में उनके पढ़ाई को लेकर, उसके विकास को लेकर किसी सरकार ने कोई पहल नहीं की। तो आप संवैधानिक मामला का उल्लंघन कर रहे हो और जनता के ऊपर में अपना दमन चक्र चलाते हो, जनता के ऊपर में अपना ताकत दिखाते हो पुलिस के बल पे। ये नहीं चलेगा। इसीलिए हमारा इतना ही कहना है कि झारखंड के अंदर में पिछले 25 सालों में शोषण बढ़ा है, लूट बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, लेकिन बुनियादी सवालों पर क्या होना है इसका सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है आज तक। और एक सवाल रहेगा पेशा कानून को लेकर, आखिर क्या कहेंगे? हमने देखा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, सीएनटी जो भगवान बिरसा मुंडा आंदोलन करके अंग्रेजों को बैकफुट ला करके उनके मजबूर करने के बाद वे सीएनटी जैसे कानून बनाए। उसमें भी हमने देखा कि सीएनटी तो जैसा आपने भी कहा कि 1903 में बन गया, कंप्लीट हो गया, लेकिन 1908 में लागू हुआ। तो क्या कहेंगे, क्या हमेशा यहाँ पर झारखंड के रिसोर्सेस जो खनिज संपदा हैं हमेशा कॉरपोरेट को देने के लिए हमेशा कानूनों को लेट से लागू किया जाता है, जिस तरीके से हम पेशा कानून को देख रहे हैं डिले? निश्चित तौर पर हम लोग जानते हैं 1907 में टाटा कंपनी बनी, 1903 में सीएनटी एक्ट बन चुका था, लेकिन वो लागू हुआ 8 में। क्यों? टाटा कंपनी को जमीनें देने का रास्ता साफ करना था। सीएनटी एक्ट के तहत आदिवासी जमीनों को लेने में रुकावट है, तो सीएनटी एक्ट एक्शन में ना आए, उसके चलते कोई बाध्यता उत्पन्न ना हो, इसीलिए टाटा कंपनी को सीएनटी एक्ट को 1908 में लागू किया गया। संविधान में डाला गया लेकिन लागू किया गया 1908 में। उसी प्रकार से और जो जितने सारे कानून है, पेशा कानून की तो बात करते करते हम लोग थक गए। सरकार के दिमाग में, भेजा में सरकार के दिमाग में ये बातें क्यों नहीं घुस रही है, उसी से शंका उत्पन्न होती है। मैं ये कहता हूँ कि अलग राज्य की लड़ाई लड़ते लड़ते 50-60 साल गुजर गए, करीब करीब 2 पीढ़ियाँ, 30 साल में एक पीढ़ी का कार्यकाल खत्म होता है, 2 पीढ़ी समाप्त हो गई। अब तीसरी पीढ़ी अभी जो है
वो है, और चौथी पीढ़ी आने वाली है। तीसरी पीढ़ी का भी समय खत्म होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसके बाद पेशा कानून की अगर हम बात करें तो 96 के बाद 29 साल कम नहीं होते हैं। 29 साल अगर आपकी नीयत साफ है, आपकी मंशा साफ है, तो 29 साल कम नहीं होते हैं। सरकार अगर चाहे तो एक दिन में नीति बनती है, एक दिन में धरातल पर कानून बनता है। हास्यास्पद क्या है, आप लीकर बनाने की नीति को एक दिन में पास करते हो, दारू पीने की नीति को एक दिन में पास करते हो, और जो नीति आदिवासियों से जुड़ा हुआ है, उसके पूरे जीवन से जुड़ा हुआ है, उसके भविष्य, उसके अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास से जुड़ा हुआ है, उस कानून पर ध्यान नहीं देते हो। तो आपके लिए दारू का नीति प्राथमिक है और पेशा कानून सेकेंडरी है। ये बहुत ही खतरनाक, बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। और ये लोग कॉरपोरेट के हाथों खेल रहे हैं, ये प्रूफ हो गया। हम तो उनको कहना चाहते हैं जिन लोगों ने 1996 में पेशा कानून बनाया, आज वो झारखंड की सत्ता पर बैठे हैं, उनको इतना समय क्यों लग रहा है पेशा कानून को जमीन पर लागू होने के लिए? क्यों लग रहा है इतना समय? मंशा साफ नहीं है, नीयत साफ नहीं है जी। सिर्फ और सिर्फ झारखंड में चुनाव की राजनीति हो रही है, चुनाव की पॉलिटिक्स हो रही है। किससे चुनाव में हमको लाभ मिलना है वही काम किया जाए, बाकी से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए इस सरकार के अंदर में मैया योजना सबसे बड़ी योजना बन गई कि उससे चुनावी लाभ मिलना है, इसीलिए इसको पहले लागू करो। पेशा से हमको क्या मिलेगा वो हमको नहीं मालूम, लेकिन चुनावी ये पास करना है तो मैया योजना उनके लिए वो बड़ी योजना है। पेशा कानून बड़ा कानून नहीं है। हमने देखा पहले बालू घाट की नीलामी हुई, और जब हम लोग बालू की बात करेंगे या फिर कोई भी गांव के जल की बात करेंगे, या फिर वहां पर जो छोटे छोटे जितने भी फॉरेस्ट में जो रिसोर्सेस हैं, वो तो स्थानीय स्वशासन वहाँ के गांव के लोगों का अधिकार है। तो क्या कहेंगे, क्या धीरे धीरे सरकार ही कॉरपोरेट बन रही है? क्या सरकार ही बालू को उस तरीके से निश्चित तौर पर खनन कर रही है? देखिए, कॉरपोरेट का, व्यवसायी वर्ग का एक एक लेबल होता है। एक लेबल है कॉरपोरेट का जिसमें अडानी आते हैं, अंबानी आते हैं, बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस आते हैं, वो एक ऊंचा लेबल है। उनको बड़ी ज़मीनें चाहिए, उनको छोटी छोटी ज़मीनें नहीं चाहिए। उनको चाहिए 200 एकड़, 400 एकड़, 500 एकड़, 800 एकड़, 1000 एकड़ ज़मीनें चाहिए, और वो सरकार से मिली भगत के बिना वो कुछ नहीं कर सकते। और सरकार के पास बड़ा इंटरेस्ट क्या है, उनसे क्या लाभ हमको मिलेगा, पर्सनल वो बड़ा इंटरेस्ट सरकार के पास में है कि वो बड़े इंटरेस्ट को छोड़ के इस तरह के कानूनों पर, इसीलिए इनकी गंभीरता नहीं दिखाई देती कि आदिवासी जिस हालत में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा तो अपना काम चलेगा। हमने देखा कि छोटे छोटे जितने भी संगठन है, छोटे नहीं कहेंगे, कई संगठन है जो, चाहे वो नाम लेना चाहेंगे तो एक लंबा संगठन भी है जो आदिवासियों को जमीनों के बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। तो क्या कहेंगे, सरकार को बचाने के लिए प्राथमिकता आगे आना चाहिए? क्योंकि खुद सरकार अबुआ कहती है, अबुआ सरकार कहती है, लेकिन अबुआओं के अधिकारों को लेकर उतना समय एक्टिव नहीं दिख रही है। कार्यपालिका में लूट मची है। क्या देखिए, सरकार क्यों एक्टिव होगी? सरकार तो उसका हिस्सेदार है, सरकार के मंत्री उसके हिस्सेदार हैं। क्यों एक्टिव होंगे लोग? आज जो जमीन की लूट है राज्य के अंदर में, उसके पीछे सरकार और अधिकारियों की मिलीभगत है, तभी इतनी बड़ी जमीनें लूट रही हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ रांची जिले में और खूंटी जिले में पिछले 2 सालों के अंदर में 2000 एकड़ की जमीनों की हेराफेरी हुई। आदिवासी जमीनों को दस्तावेज में हेराफेरी करके लूटा गया। सरकार के जो गैर मजरूआ जमीनें हैं, सरकार का जो गैर मजरूआ खास जमीन है, जो सरकार की जमीन होती है, उन जमीनों को दस्तावेज में हेराफेरी करके लूटा गया। 2000 एकड़ कम नहीं होते, और 2000 एकड़ जमीन की लूट बिना मिली भगत से, बिना सरकार की सहमति के, बिना अधिकारियों के सहमति से नहीं हो सकता है। तो जब सरकार ही इस लूट का हिस्सा है तो जमीन बचेगा, ऐसी कल्पना तो हम कर ही नहीं सकते। और हमारी चिंता ये है कि जमीन लूटने के नाम पर जो हत्याएं हो रही हैं आदिवासियों की,
जमीन मालिकों की जो हत्याएं हो रही है, ये एक बड़ा पक्ष है कि जमीन तो लूट ही रहे हो, उनको मार भी रहे हो। जी, जेलों में भी देखा जा रहा है आदिवासियों को छोटे छोटे मामलों में, जमीन के मामले में, सिविल मामले में, क्रिमिनल आपराधिक मामले में जेल भेजा जा रहा है और उनको न्याय मिलने में लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। सरकार का क्या काम है? सरकार का यही काम है कि जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, जो आदिवासी हैं, इनका हित, इनके हित के लिए आप प्रायोरिटी बेसिस पर पॉलिसी ऐसी बनाएं कि उनको तकलीफ ना हो। सीओ आज क्यों नहीं सुनता? सीओ उस लूट में शामिल है। सीओ की पोस्टिंग में बड़े पैसे की राशि की लेन देन हो रही है, तो क्यों सुनेगा? वो तो उसका काम है, जो पैसा दिया उसको मेकअप करना है। सरकार के नाक के नीचे इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं और उस पर सरकार का कोई इनिशिएटिव नहीं है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और यही हमारे लिए चिंता का विषय है कि अगर इसी तरीके से सरकार का कार्यकाल चलता रहा तो 5 सालों में बहुत सारे आदिवासी अपनी ज़मीनें गंवा चुके होंगे। और परिस्थिति क्या आएगी? मुझे याद आता है 200-300 सालों पहले जब जमींदारों के खिलाफ लड़ाई होती थी, तो जो बेदखल हो गए आदिवासी, वो पलायन करके चले गए दुनिया के अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में। ये परिस्थिति फिर बनने वाली है कि जिनकी ज़मीनें लूटी जाएंगी उनको रोजगार की तलाश में जाना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो ये सरकार वो परिस्थिति बना रही है। बिल्कुल, विकास की बात तो दूर, सरकार ये परिस्थिति बना रही है कि यहाँ के लोग मजबूरी में फंस जाए, यहाँ के लोग मुसीबत में आ जाए, संकट में खड़े हो जाए। इसीलिए किसी सवालों पर सरकार का ध्यान गंभीरता से है ही नहीं। बिल्कुल। सीएनटी कानून के बावजूद अभी जमींदार पट्टा से भी बेचा जा रहा है कि आपकी जमीन नीलामी हो गई है। उसमें ना एम फॉर्म देखा जा रहा है, ना के फॉर्म दिखा जा रहा है, ना उनमें जो इस्तीफानामा दिखाया जा रहा है। केवल जमींदारी पट्टा के माध्यम से जमाबंदी कई अंचलों में कर दी गई है, 40 एकड़, 50 एकड़, कोई 100 एकड़। क्या कहेंगे? क्या है, सरकार गंभीर नहीं है? ये इतनी बड़ी हिम्मत कोई एक अदना सा अधिकारी के अंचल अधिकारी इतनी बड़ी हिम्मत नहीं कर सकता है कि वो 100 एकड़ जमीन को सेटल कर दे। जरूर उसके ऊपर में सरकार का हाथ है, तभी वो हिम्मत करता है। और इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि जो भी अधिकारी आज प्रखंडों में, अंचलों में बैठे हैं, उनके ऊपर सरकार का खुला हाथ है कि जितना हो सके लूट लो और उसका हिस्सा हमको दे दो। तो ये हिस्सेदारी की बात, जमीन लूट की बात सरकार अधिकारियों की मिली भगत से हो रही है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। इसीलिए ये एक झारखंड में गंभीर समस्या है सरकार के लिए। सरकार, हमने देखा कई अफसर यहाँ पर करप्शन के मामले में गिरफ्तार भी हुए हैं, कई पैसा भी बरामदगी किया, वो भी करोड़ों में। यहाँ जहाँ 300 रुपया में लोग यहाँ पर रोजगार के लिए दर दर भटकते हुए दिखते हैं, काम की तलाश में रांची के रोडों में दिखते हैं, लेकिन यहाँ पूजा सिंघल जैसे कई अफसर हैं, IAS अफसर हैं, वे घोटाला करते हैं, जेलों में भी रहते हैं, बाहर निकलते हैं, उसके बाद यही गवर्नमेंट, अबुआ सरकार उनमें नियुक्त करके उनको फिर से पदाधिकारी बना दिया जाता है। क्या कहेंगे? क्या इस तरीके का रवैया कैसा? उस पर तो हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि ये झारखंड के आंदोलनकारियों के लड़ाई का जो सपना था ना जी, उसका तिरस्कार कर रहे हैं हेमंत सोरेन और यहाँ सरकार के अंदर में जो बैठे गठबंधन के लोग हैं। झारखंड के लोगों के झारखंडी संघर्ष का तिरस्कार है और सबसे बड़ा तिरस्कार माननीय दिसुम गुरु शिबू सोरेन के सपनों का तिरस्कार है। चूंकि हेमंत सोरेन उसके सुपुत्र हैं, वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, जमीन की लूट में हिस्सेदार बन रहे हैं अगर, तो ये उन्हीं के पिताजी दिसुम गुरु शिबू सोरेन के सपनों का ही तिरस्कार कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं उनके सपनों को। जो अपने पिताजी के सपनों को अपमानित कर सकता है, उसके अंदर में क्या भावना होगी? क्या भावना हो सकती है? उसके अंदर में तो कोई भावना ही नहीं है। और हम लोग बार बार कहते हैं
कि शिबू सोरेन ने आंदोलन किया, इसीलिए उनका आज सम्मान है, सब भी सम्मान करते हैं, हम भी सम्मान करते हैं। उन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी, उन्होंने मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ी, कॉर्पोरेट के साथ लड़ाई लड़ी, इंडस्ट्री के साथ लड़ाई लड़ी, खनन के लिए अपने हक को लेकर लड़ाई लड़ी। तब आज उनका सम्मान है एक विश्व गुरु के रूप में। हेमंत सोरेन कभी आंदोलनकारी नहीं रहा, हेमंत सोरेन कभी आंदोलनकारी नहीं रहा। उनको शिबू सोरेन के बेटे के रूप में विरासत में ये सत्ता मिली, इसीलिए उनके दिल में ऐसी कोई भावना नहीं जागृत होती है गरीबों को देखकर, आदिवासियों को देखकर। ये सिर्फ वो जो बोलते हैं ना हम लोग बाजार में ताबीज बेचने वाला है ना, डुगडुगी बजाता है, ताबीज बेचता है और तुरंत निकल लेता है पैसा उठा के। यही काम हो रहा है सरकार में, डुगडुगी बजाओ, जमा करो, पैसे बांटो और चुनाव में वोट जीत के आ जाओ। यहाँ पे नीतियों की बुनियाद पर कोई सरकार नहीं चल रही है, यहाँ पे सिर्फ राजनीतिक जोड़ तोड़ के लिए सरकारें चल रही है। कैसे नंबर का खेल में हम आगे रहेंगे, इसके लिए सरकार चल रही है। इस सरकार की कोई गंभीरता नहीं दिखती है कि हमको यहाँ के लोगों के सपनों को साकार करना है, यहाँ की बुनियादी समस्याओं को समाधान करना है। आपने कहा दिसुम गुरु शिबू सोरेन के जो विचारधारा है, उनके विचारधाराओं के अनुरूप यानी नहीं चल रहे। इंसान है आज हम लोग के अंदर में कि उन्होंने सीधी लड़ाई लड़ी, इसको सीधी लड़ाई, उसके खिलाफ लड़ी जो शोषण करते थे यहाँ लोगों के ऊपर में, जमींदारी के रूप में शोषण करते थे, जमीन लूटने का काम करते थे। क्या उस समय कोर्ट उठ थी? उस समय भी ये तो बहुत हाल की बात है, 1970, 71, 72 की, 72 नहीं, हम लोग से पहले 72 की बात है, जब शिबू सोरेन का आंदोलन पूरे राज्य में था। गरीबों के लिए, कॉर्पोरेट के लिए नहीं था, कॉर्पोरेट के खिलाफ उसका आंदोलन गरीबों के लिए था, इसीलिए सम्मान है उनका आज। तो उनका जो सुपुत्र है, उनके ही सम्मान को धूमिल करने में लगा हुआ है। उनकी लड़ाई के विपरीत वो ऐसा काम कर रहा है जिसके लिए, जिसके खिलाफ उनके पिताजी लड़ा करते थे। जमीन लूटो आंदोलन शिबू सोरेन ने तो नहीं किया कभी, लेकिन उसका पुत्र आज जमीन लूटने वालों को सह देकर उसमें भागीदार बनने का ही मतलब है जमीन लूटो आंदोलन का वो सह दे रहे हैं हेमंत सोरेन। अभी हम देख रहे थे कोर्ट में, खासतौर पे अभी भी आदिवासी समुदाय के चप्पल घिस जा रहे हैं कोर्ट के, वो भी, और उसमें नहीं अपने ही समाज के अभी देखा जा रहा है उतना आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होने के कारण न ही यहाँ के आदिवासी समुदाय से न अच्छा वकील बन पा रहे हैं, न अच्छा आईएएस बन पा रहे हैं, न ही अफसर बन पा रहे हैं। तो क्या कहेंगे इसके लिए? पॉलिसी, एग्जैक्टली, ये तो पॉलिसी की बात है। यही तो करना है सरकार को कि आप नया क्या कर रहे हो। आपको पता है अगर कि झारखंड की समस्याएं क्या है, उसके निदान के लिए क्या हो सकता है, यही तो नई चीज है। कोई ना कोई रास्ता तलाशना आपका काम है, उसके लिए नीति बनाना आपका काम है, और लोगों को बचाना, लोगों की सुरक्षा देना, उसके कल्याण के लिए आप सहायता पहुंचाना, यही तो सरकार का काम है। जब आप वही नहीं करेंगे तो किस चीज का हुआ सरकार? जब कानून ही लागू नहीं करेंगे तो किस चीज का हुआ सरकार? आप जब तिरस्कार करेंगे अपने ही लोगों का, तो आप ये सिरोमटोली जो सरना स्थल की जो लड़ाई लड़ी गई, क्या किया मुख्यमंत्री ने? तिरस्कार किया लोगों का, जिनको सम्मान मिलना चाहिए था, जो लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे थे कि ये गलत बात है, हमारे सरना स्थल का एनक्रोचमेंट हो रहा है। ये बहुत बड़ी लड़ाई नहीं थी, एक सरकार के लिए एक छोटा सा मामला था। आप उस छोटे से मामला को सुलझाने में एक बड़ी लड़ाई आपने खड़ी कर दी, जिसमें पुलिस को भी इन्वॉल्व होना पड़ा, कई लोगों एफआईआर हो गया, बंदूक और लाठी का सहारा लेना पड़ा आपको। ये क्या एंटी सोशल मूवमेंट था? पत्रकारों के ऊपर भी एफआईआर हुई। ये एंटी सोशल मूवमेंट था क्या? अब वो जो अनीता मुंडा है, सुनीता मुंडा आदिवासी पत्रकार है, क्या उसने गलत किया कि इन सवालों को जनता के सामने? उसने अपने उस संघर्ष को उसने ताकत दिया है। आप अपने घमंड में चूर हैं, हमारी बहुमत की सरकार है, घमंड में आप चूर हैं। आप बात करने की कोई संवाद कायम आप नहीं करते हैं, समस्याओं को सुलझाने के लिए लोगों के साथ बैठते नहीं हैं। ये आपका घमंड है, आपकी तानाशाही है, ठीक है। और ये तानाशाही
जनता के सामने नहीं चलती है लंबे समय तक। अच्छे अच्छे लोग उखड़ गए। आपके पहले ही जो सरकार थी वो आपसे मजबूत लोग थे, उखड़ गए लोग, जनता ने जनादेश नहीं दिया उनको। तो जनता जानती है, पकड़ रही है जनता कि आप तानाशाह हैं, आपके अंदर में आदिवासियों के प्रति कोई ये नहीं है, स्नेह नहीं है, उनके समस्याओं के प्रति कोई आपका चिंतन नहीं है। तो आपको जनता देख रही है कि कोई भी एक मुद्दा हेमंत सरकार आज बताए जिसको कि वो कह सके कि हमने राज्य में ये किया। इसलिए तो मैंने कहा आपके लिए दारू नीति बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दिन में वो नीति पास हो जाती है, और आपके लिए पेशा कानून वो 30 सालों तक चलता है। क्या नजरिया है आपका? अच्छा, दारू पर जब हम लोग बात करेंगे, जब हम लोग पेशा कानून की बात करेंगे, वहाँ की व्यवस्था, जैसे जो ग्राम सभा में अधीन में कहीं पर भी कोई भी बिक्री होती है, उसका तो कंट्रोल तो वहाँ के ग्राम सभा पर होता है, उसको भी टैक्स जाना चाहिए। तो क्या कहेंगे, ये नीति नियम क्या पेशा के अनुरूप बनाया गया? क्या ये नीति नियम 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अनुरूप बनाया गया? क्या कहेंगे आप? देखिए, यही तो बात है ना कि 5th शेड्यूल एरिया के अंदर का क्षेत्र है। आप कोई भी नीति बनाते हैं तो बाकी चीजों को ध्यान में नहीं देते हैं, आपको केवल दिखता है पैसा, रेवेन्यू। ठीक है, आप कहीं ना कहीं तो फॉलो करिएगा, ये दिखना चाहिए ना भाई हमारे पेशा कानून में क्या चीजें लिखी गई हैं। आप गांव में दारू दुकान खुलवा दोगे तो ये तो गलत बात है ना। बिल्कुल, आपको रेवेन्यू चाहिए तो आप गाँव में गाँव दारू दुकान खुलवा देंगे क्या? आप प्राइवेट टेंडर दे देंगे, लो दारू बेचो। तो क्या चाहती है सरकार? राज्य का विकास कैसे होगा, उसके बारे में क्या नजरिया है? एक बड़ा सवाल आज हम लोग के ये क्या मैसेज खासतौर पे युवा पीढ़ी के लिए ये बहुत घातक सिद्ध होगा। एकदम घातक सिद्ध होगा। आप उनको रोजगार देने पर सोच नहीं रहे, दारू की दुकान खुलवा रहे हैं, आप पॉलिसी बना रहे, ज्यादा से ज्यादा राजस्व कहाँ से उठेगा। आज मैं कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी खुद सर्वे करिए कि क्या आज झारखंड का बेरोजगार नौजवान खुश है इस सरकार से? या आज झारखंड में जो पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करके जो लोग आज बैठे हैं, क्या खुश हैं इस सरकार से? आज जो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, खुश है इस सरकार से? किसी भी क्षेत्र में कोई ऐसा कदम सरकार ने नहीं उठाया है जिससे कि अलग अलग तबके के लोग सरकार से खुश हो। हर लोग इस बात के लिए अपने आप को दोषी दे रहा है कि हमने अपने हित के लिए, राज्य के हित के लिए अबुआ सरकार बनाया है, लेकिन ये अबुआ सरकार हमारे लिए घातक साबित हो रही है। ये लोगों को अब एहसास होने लगा है। क्या यही कारण है कि 4 जून को इन्हीं से चलते, इन्हीं आंदोलनों को देखते हुए, इन्हीं मुद्दों को देखते हुए झारखंड बंद का आह्वान बुलाया गया? एकदम, देखिए, जब सरकार संवाद विहीन हो जाती है, सरकार संवेदनहीन हो जाती है ना, तो जनता खुद से चूंकि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है तो उस पर असर पड़ रहा है, उसके जीवन पर असर पड़ रहा है, उसको तो लड़ना पड़ेगा, चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं। हमने देखा सिरमटोली का जमीन अधिग्रहित होकर के छोटा हो गया, जहां कई खासतौर पे पेशा कानून नहीं रहने के कारण कई सरनास्थलों की जमीन भी धीरे धीरे खोते जा रहे हैं, आदिवासी समुदाय पारंपरिक व्यवस्था खोते जा रहे हैं। और दूसरी ओर सरना धर्म कोड की मांग के लिए इंडिया गठबंधन दिल्ली के जंतर मंतर में धरना देने जा रही है, आंदोलन करने जा रही है। तो क्या कहेंगे, क्या हो रहा है? राजनीति, देखिए जी, हमने जो महसूस किया है इस राजनीतिक पार्टियों का हर मुद्दे पर सिर्फ राजनीति तक ही वो सीमित है। राजनीति, इससे जनता को कैसे हम अपने पक्ष में करेंगे, इससे कैसे हमको ज्यादा से ज्यादा वोट मिलेगा। सरना कोड की बात 20 साल पहले उठी है। इसी सरना कोड को लेकर चमरा लिंडा आज मंत्री बन गया। चमरा लिंडा का दिमाग आज कहाँ है, उसका नजरिया कहाँ है? उसकी तो प्रायोरिटी होनी चाहिए। आज सरना कोड को लेकर कांग्रेस ने अपने एजेंडा में अपना सरना कोड का ये को ले लिया, पाले को ले लिया अपना। 20 साल पहले लोग क्यों नहीं इस पर उठाते? और उस पर सिर्फ राजनीति ही क्यों? आप उसको पूरा करने की दिशा में व्यापक आंदोलन जब आप करेंगे तब हमको लगेगा कि आप हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सिर्फ प्रदर्शन करने, धरना बैठने, संविधान की रक्षा रैली करने से नहीं कुछ होता है। वो जमीन पर कैसे लागू होगा उस पर गंभीरता दिखनी चाहिए।
और नहीं तो हम यही समझेंगे चूंकि सरना कोड से जुड़ी है जनता, हम उसमें शामिल हो जाएंगे तो हमको वोट मिलेगा। चूंकि पेशा से जुड़ी है जनता, हम उसको सिर्फ बोल मात्र देंगे, एजेंडा में शामिल करें तो वोट मिले। तो सिर्फ वोट के लिए इलेक्शन मैनिफेस्टो में लोग लाते हैं चीजों को जरूर, लेकिन उसको पूरा करने के लिए क्या होना चाहिए इस पर कोई गंभीरता नहीं है। आप अगर सरना कोड की बात कर रहे हैं, आप विधानसभा में बात को लाइए, विधानसभा से आप केंद्र की सरकार को दीजिए अल्टीमेटम, टाइम बॉन्ड करिए, सरना कोड हमारा लागू होना चाहिए। तो आप विधानसभा में पारित होने के बाद में उस पर कोई स्ट्रैटेजी नहीं है आपके पास में, कैसे प्रेशर बने केंद्र सरकार के ऊपर में, ये तो आपको करना पड़ेगा। हम लोगों ने अलग राज्य के लिए प्रेशर बनाया ना, हम लोगों ने इकोनॉमिक ब्लॉकेट किया, हम लोगों ने रोड जाम किया, हम लोगों ने बंदी का आह्वान किया, एक प्रेशर बना केंद्र सरकार पर, तो केंद्र सरकार ने हमारे साथ संवाद कायम किया। तो जब सरकार नहीं सुनती है तो लोग सड़कों पर उतरते हैं, लोग आंदोलन करते हैं, वही हाल है राज्य का। तो क्या इसी तर्ज पर जो बालुओं, जो ऐसे ग्राम सभा की जो बालुएं जो टेंडर करके जो निकाली जा रही, तो क्या आंदोलन करने की आवश्यकता है, रोकने की आवश्यकता है? देखिए, जनता को अपने हाथों में कमान तो लेना ही पड़ेगा। लगेगा कि हम, लेकिन संविधान तोड़ कौन रहा है? हम थोड़ा सा अपने हाथों में कानून ले लिए तो हम हो गए कानून के खिलाफ, और आप पूरा का पूरा संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो आप गलत नहीं हैं। तो आप पहले संविधान तोड़ रहे हो, तब जनता कानून तोड़ रही है। तोड़ना पड़ेगा, अपने हाथों में लड़ाई का कमान लेना पड़ेगा, और अपने गांवों की सुरक्षा के लिए गांवों में सुरक्षा कवच अपना बनाना पड़ेगा, ताकि गांव से हमारा बालू ना जाए, गांव का रिसोर्सेज का शोषण ना हो, जंगल का रिसोर्सेज ना लूटा जाए। ये तो ग्राम सभा को अपनी ताकत बनानी पड़ेगी। दोनों बातें हैं। ऐसा कानून लागू होगा तो वो खुद ब खुद मजबूती से इम्प्लीमेंट उसका नहीं हो पाया, जब तक गांव के लोग अपने आप को मजबूत नहीं करते हैं। आज भी वह नहीं लागू होगा, अपने हाथों में कमान लेकर उसका कंट्रोल लेना पड़ेगा, उसके अनुसार अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा गांव के लोगों को। बिल्कुल, क्योंकि खासतौर पे झारखंड जो यहाँ के आदिवासियों के लिए, आदिवासियों की अस्मिता के लिए, उनके रिसोर्सेज पर राइट्स के लिए, उनको जितने भी झारखंड में खनिज संपदा है उन पर उनको अधिकार दिलाने के लिए खासतौर पे प्रभाकर तिर्की जैसे कई आंदोलनकारी रहे हैं, जो अभी वर्तमान में अभी हैं, और बहुत कोई इस आंदोलन करते करते कई इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अभी भी यहाँ के आदिवासियों को इस तरीके से, मूलवासियों को इस तरीके से छला जा रहा है, उनको उनकी जमीन छीनने के साथ उनको पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हकीकत है इस झारखंड की, क्योंकि अभी भी कई स्टेशनों में हम जाते हैं तो दिखता है कि यहाँ के आदिवासी, जो यहाँ के कोई 10 एकड़ है, 15 एकड़ है जमीनें हैं, लेकिन वो जा रहा है। देखा जाता है उनको, जब हम लोग उनके नेचर पर जाएंगे ज़मीन पर, तो देखेंगे कि उनके ज़मीन पर किसी दूसरे ने कब्जा कर लिया है, या फिर जब डिजिटलाइज हो गया है तो उसका ज़मीन को किसी दूसरे ने करके बदल गया, कोई दूसरे के नाम पर रसीद कटवा रहा है, जब अंचलों का दर दर ठोकर खा करके अपना सुख चैन सब गवा दिया। तो क्या कहेंगे इसके लिए? यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को क्या इसी तरीके का रवैया रहा तो एक नए विकल्प की ओर जा सकते हैं, जिस तरीके से? नया विकल्प तो तलाशना ही पड़ेगा जी। और मैं तो बार बार कहता हूँ कि अलग राज्य आंदोलन की तर्ज पर इस राज्य के अंदर में अधिकारों की लड़ाई का आंदोलन होना चाहिए, और तभी जनता को उसका अधिकार मिलेगा। और अगर इस सरकार हमारे अनुरूप नहीं काम करती है तो यहाँ पे एक पॉलिटिकल विकल्प की जरूरत है, नया विकल्प होगा। जीवन ऐसे ही चलता है, काम नहीं करेगा हटो, ये तो जनता ने संदेश दे दिया है। बीजेपी को आपने हटा दिया, ये सरकार काम नहीं करेगी तो इसकी जरूरत नहीं। आप विकल्प तलाशिए। जीवन के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए हमेशा विकल्प पर काम होना चाहिए कि अब इधर से नहीं होगा तो अब क्या होगा। आपको अगर रोजी रोटी नहीं मिलेगी तो आप उसका विकल्प तलाशोगे ना।
आपको रोजगार नहीं मिलेगा तो विकल्प क्या है आपके पास, तो चले जाओ कहीं भी मजदूरी कर लो। तो जनता हमेशा विकल्प तलाशती है। तो उसी तरीके से राज्य के अंदर एक पॉलिटिकल विकल्प पर भी चर्चा होनी चाहिए। अब ये बड़े पार्टियों के लोग निरंकुश हो गए हैं, उनको लगता है कि हमारा कोई विकल्प नहीं है। तो विकल्प बनाने के लिए एक पहल की जानी चाहिए। राजनीतिक विकल्प राज्य का क्या होगा, अगर ऐसे लोग होंगे राज्य की सत्ता में तो राज्य का मटिया मेट होना तय है। तो उसका एक राजनीतिक विकल्प तलाशा जाना बहुत जरूरी है। और एक अंतिम सवाल रहेगा, जिस तरीके से विकल्प की ओर तो बहुत जरूरी है ही, और जिस तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है, जो यहाँ के मुद्दे की बातें नहीं होती है, कोई विधायक मंत्री बोलता नहीं है, तो खासतौर पे लोकतंत्र में पावर दिया गया है आम जनताओं को वोट। तो क्या कहेंगे, वोट खासतौर पे झारखंड में वोट को बेच दिया जाता है, कोई 500 में बेचता है, कोई एक गिलास में बेचता है। इस तरीके का कई हम लोगों को देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, और जब ग्राउंड में देखते हैं तो वो चीज देखने को मिलता है। तो क्या कहेंगे, वोट की कीमत आप किस अनुरूप देखते हैं? ये तो देखिए, जो लोग अपने हित के लिए राजनीतिक मैदान में आते हैं वो तो उसके लिए कुछ भी करना पड़े करेंगे। लोगों को ठगेंगे, बरगलाएंगे, पैसे बांटेंगे, पैसे खिला के लोग कमजोर करेंगे। लेकिन जनता को जागरूक होना बहुत जरूरी है। उनको अपने वोट की कीमत समझना जरूरी है कि हमारे वोट से इतनी बड़ी सरकार बनती है, इतना बड़ा सिस्टम चलता है, और उसके बाद उस सिस्टम में हमारी कोई कीमत नहीं है। ये जागरूकता जनता के अंदर में लाने की जरूरत है कि हमारे वोट की कीमत हमको जानना है कि भाई हमारी सरकार है, हमारे वोट के बल पर है, काम नहीं करेगी, हमको इस सरकार की जरूरत नहीं है। ये जागरूकता जिस दिन आ जाएगी, जनता 5 साल क्यों इंतजार करेगी, जनता तो 2 साल 3 सालों में सरकार को बर्खास्त कर देगी। इसीलिए बीच बीच में राइट टू रिकॉल की मांग उठती है, जिसको हमने जनप्रतिनिधि बनाया। ये कानून बनना चाहिए। अगर जनप्रतिनिधि नहीं काम करता हो, वो हमारे हित के अनुरूप नहीं आगे चलता हो, तो राइट टू रिकॉल, हमको उसको वापस करने का अधिकार मिले। क्या इसके लिए क्या सड़कों पर उतरेंगे तो इस तरीके का हो सकता है? एकदम हो सकता है। सब कुछ आंदोलन से होता है। हम जिस दिन मांग रखने लगेंगे कि भाई हमको धोखा हो रहा है हमारे साथ में, लोग धोखा देके चुनाव जीतते हैं, चुनाव जीतने के बाद हमारी बातों का संज्ञान कोई नहीं लेता है। कानून बने कि अगर हमारा नेता बेईमान होता है, अगर हमारा विधायक प्रतिनिधि या विधायक बेईमान होता है, तो हम उसको टर्म जो कार्यकाल है उसके बीच में भी उसको वापस बुला सकते हैं। ये कानून देश के अंदर में बनना चाहिए। ये मांग हमारी उठनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि खास तौर पे देखा जाता है, चाहे वो झारखंड हो या फिर अलग कई राज्यों में कई मुद्दे गायब हो जाते हैं, लेकिन खासतौर पे झारखंड हमेशा यहाँ पे आंदोलनरत है। पहले भी यहाँ के आंदोलन हो चुका है अपनी मांगों को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर, और आज फिर से सड़कों पर आंदोलन करने के मूड पर हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार कई स्थानीय नियोजन नीति हो या फिर पेशा कानून हो या फिर अपना लैंग्वेज को, अपनी भाषा को लेकर हो, तमाम चीज़ें यहाँ पर अपने उसको सहेजने के लिए, अस्मिता को बचाने के लिए, अपना रोजगार को पाने के लिए, रोजगार को सुरक्षित करने के लिए तमाम चीज़ें आंदोलन हो रहा है। खासतौर पे हमने देखा कि बड़े पोस्ट पर JSSC जैसे कई परीक्षाएं भी यहाँ पर सरकार सही ढंग से नहीं करा पा रही है। बार बार या तो क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, या तो फिर क्या कहेंगे, पूरी तरह ठप है, यहाँ पूरा करप्ट है। हम लोग तो समस्याओं पर समस्याओं का अंबार पड़ा है। एक समय था बीमारू स्टेट बोलते थे, उसके अंदर में स्टेट चिन्हित किए गए थे कि ये बीमारू स्टेट है। बीमारू का मतलब बैकवर्ड, ऐसे BIMARU ऐसे करके इसका फुल फॉर्म था। मतलब वो बैकवर्ड स्टेट है, वहाँ प्रॉब्लम्स इतने बढ़े हुए हैं, तो उस बीमारू स्टेट को चिन्हित किया जाता था। आज झारखंड उसी रास्ते की तरफ है। समस्याओं का अंबार, और कुछ समस्याएं तो सरकार क्रिएट कर रही है। राज बनने के बाद से समस्याएं क्रिएट हुई हैं। पुरानी समस्या तो समाधान नहीं ही हुआ, समस्याएं बढ़ रही है। ये नई समस्या क्या है? सिरोटोली का मामला, पेशा का मामला, आपका सरना, ये तो नई समस्याएं है ना, जो राज बनने के बाद में आती सामने में। जी बिल्कुल। तो समस्याएं बढ़ रही हैं, इसको गिनिएगा तो लगेगा कि हम कहाँ जी रहे हैं।
बिल्कुल। ये पूरी तरह से समस्याग्रस्त राज्य के रूप में इसकी गिनती होने वाली है आने वाले दिन। धन्यवाद। अभी तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रभाकर तिर्की, जो लगातार अलग राज्य के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिए, अपना पूरा जीवन आंसू के पार्टी के गठन में लगा दिए, लेकिन वो पार्टी भी नहीं कर पाई और न ही वर्तमान में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन की सरकार कर रही है, न ही भारतीय जनता पार्टी कर पाई। लगातार यहाँ के आदिवासी मूल निवासियों से के वोटों से यहाँ की सरकार बनती है, गिरती भी है, कई बार राष्ट्रपति शासन तक लग चुका है, लेकिन यहाँ के लिए कभी नीति नियम नहीं बन पाया है। यही कारण है कि फिर से अपना यहाँ के जो युवा हैं सड़कों पर दिख रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। अलग झारखंड बंद का भी उन्होंने आह्वान किया है। कई मुद्दों पर हमने वार्ता इसलिए किया क्योंकि झारखंड में प्राकृतिक सौंदर्यता के साथ साथ यहाँ पे कई जल जंगल जमीन और यहाँ के खनिज संपदा पर यहाँ का आदिवासियों ने यहाँ पे संरक्षण करते हुए यहाँ पर सरवाइव हुए उन्होंने किया, लेकिन वर्तमान में ना वो सरवाइव कर पा रहे हैं, यानी कह सकते हैं ना अपना रोजी रोटी चला पा रहे हैं, ना वर्तमान में उनकी ही जमीन भी छीनी जा रही है। इसलिए ये वार्ता बहुत ही जरूरी था चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों के पास शक्तियां हैं। लोग चाहे तो जैसा इन्होंने कहा राइट टू रिकॉल, वे विधायक को बदल सकते हैं और सरकार को भी गिरा सकते हैं। फिलहाल कई मुद्दों पर हमने वार्ता किया। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत जोहार। जोहार। धन्यवाद। जोहार।